अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है आकाश में अदृश्य हवा की नदी, अर्थात वो नदियां जो आसमान में स्थित होती है। बेसिकली यह एक पूरी तरह से नई खोज है। इससे पहले इसका नहीं था, लेकिन ये 2019 और 20 में ये सारे खोज और ये सारी चीजें बाहर आई। तो आज हम जानेंगे ये अदृश्य नदियां या एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, इसका क्या योगदान है पोलिनिया को बनाने में। अब पोलिनिया क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि सबसे बड़ा पोलिनिया यानी वेडिंग पोलिनिया है उसके विषय में भी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस विषय में हम लोग जानेंगे जो हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अगर वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, हमारे किस तरह से विंड का बेल्ट बनता है, प्रेशर बेल्ट किस तरह से है, इस सब के बारे में अगर विस्तृत रूप से जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में जल्द ही, जैसे ही ये आपका आईएएस 2021 पीटी स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा 45 वीडियो का, उसके बाद हम आपको ये शॉर्ट वीडियो का सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दूं कि आप लोग अगर जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारे लोग करने वाले हैं, और खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा विशेष मेहनत किया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपको गुणवत्तापूर्ण मटेरियल इंग्लिश में होता है वही आपको हिंदी में। तो इसमें हमने एक फ्री मैप क्लास शुरू किया है और ये तब शुरू होगा जब हमारा 500 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो अब आप लोगों का थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, ये चैनल आपका है, ये विद्यार्थियों का है, इससे आप एक पैसा नहीं लिया जाता है। और इसमें ये हमारी कोशिश है कि आप लोग ही इसको बढ़ाएं, आप लोग ही इसको हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जितने भी ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर होगा और हम आपका जूम क्लास, फ्री जूम क्लास आपका शुरू करेंगे मैथिली। तो चलिए आज देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं आकाश में अदृश्य हवा की नदी। तो चलिए आज का विषय है आकाश में अदृश्य हवा की नदी। तो अंटार्कटिका के तट पे अगर हम देखेंगे कि ये नदियां क्या है, तो अंटार्कटिका के तट पर समुद्री बर्फ में एक छिद्र 1973 में पहली बार देखी गई थी। और ये कोई छोटा मोटा छिद्र नहीं था, यह बहुत बड़ा छिद्र था, ये कोई असाधारण छिद्र था, जिसमें अगर हम देखें तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वो पूरी तरह से समा सकता है। तो ये रहस्यमय छिद्र 3 सर्दियों तक बना रहा, अर्थात लगातार 3 साल तक वो छिद्र बना रहा। उसके बाद अचानक ये गायब हो गया। तो ये रहस्यमय छिद्र के बारे में लोग उतना नहीं जान पाए, लेकिन हुआ क्या कि यह छिद्र फिर दोबारा प्रकट हुआ। आपको 2017 में जब उड़ा, तब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि ये छिद्र आखिर उभरता क्यों है, ये छिद्र आखिर है क्या। तो जब शोध किया गया तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिस बातों का आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे कि क्या बातें सामने आई, क्या प्रपोज किया गया। तो ये जो था इसको कहा गया था वेडल पोलिनिया। ये जो छिद्र था बहुत बड़ा, इसको कहा गया था वेडल पोलिनिया। तो वेडल पोलिनिया जो है वो बेसिकली वेडल के बारे में है। तो यह रहस्य में वेडल पोलिनिया, इससे पहले ये मिस्ट्री था, ये रहस्य था कि ये आखिर चारों तरफ बर्फ है और बीच में इस तरह से छिद्र क्यों हो जाता है और इतना बड़ा छिद्र क्यों होता है। तो बेसिकली जो सदर्न ओशन है, दक्षिणी महासागर में वेडल सी के पानी में ये जो पाया गया था वो माउंट राइट, या जिसको माउंट बार आप कह सकते हैं, पठार के ऊपर होने वाली इस पर्यावरणीय घटना का एक जो था ये एक्सट्रीम एग्जांपल था कि इस तरह से कौन सी पर्यावरण घटना था जिसकी वजह से, क्योंकि यह नाटकीय रूप से खुलता था एकदम, आप ड्रामेटिकली ये बहुत बड़ा छिद्र हो जाता था और फिर 2-3 साल के बाद
से भर जाता था, समाप्त हो जाता था। तो ये आखिर ऐसा होता क्यों था? तो ये चूंकि फिर वो बंद हो गया 3 सर्दियों के बाद 2017 से पहले तक, ये एक पहेली के रूप में वैज्ञानिकों में था कि इस पहेली का हल क्या हो सकता है, ये रहस्य आखिर है क्या। तो फिर जब 2017 में ये उभरा, तब जाके वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कार्य शुरू किया। तो इसको बेटल पोलेनिया कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे बेटल पोलेनिया, ये है बेटल पोलेनिया। तो ये है बेटल पोलेनिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये है चीज, ये है। और ये तकरीबन आप अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के बराबर है, कैलिफोर्निया राज्य के बराबर है। जो इसको पूरा का पूरा आपका कैलिफोर्निया जो अमेरिका के मैप में देखते हैं, ये पूरा का पूरा तो इतना बड़ा क्षेत्र था, और इसी पे शोध कार्य हुआ। क्योंकि ये चारों तरफ आप देखें तो बहुत बड़ा ये सी आइस, जो समुद्र का आइस होता है, और उसके बीच में ये जल का क्षेत्र, तो ये काफी, तो इसको वेडल पोलेनिया कहा जाता है। तो ये पहली बार 1973 में हुआ था, और फिर ये 2017 में हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि ये पोलेनिया आखिर होता क्या है। जिस तरह से हर टर्म होता है, पोलेनिया का मतलब कुछ होगा, तो ये पोलेनिया आखिर है क्या? तो पोलेनिया जो है, पोलेनिया किसे कहा जाता है, यानी किसको हम पोलेनिया कहेंगे? तो बेसिकली अगर हम देखें तो कभी कभी राज्य के, यानी एक स्टेट, जिस तरह से कैलिफोर्निया स्टेट का है, जिस तरह से बहुत बड़ा बड़ा विशाल का छिद्र जो है वो हो जाता है कहाँ, सी आइस पर, जहां आप देखेंगे सौदर्न ओशन या आर्टिक ओशन या कहीं भी इस तरह का जो चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ ओशन हो, और उस ओशन के बीच में इस तरह का छिद्र हो, तो उसको पोलेनिया कहा जाता है। यानी आप ये समझ लें कि जिस तरह से हिमखंड होता है, चारों तरफ पानी फैला होता है और बीच में हिमखंड होता है, तो उसी के विपरीत ये चारों तरफ हिम फैला हुआ है और बीच में पानी का क्षेत्र है, खुला पानी का क्षेत्र। तो इसे पोलेनिया पर इस तरह से समझें कि ये सागर है, आपको समुद्र, ये पूरा समुद्र है, और इसमें एक बर्फ का ये टुकड़ा है, ये बर्फ का हिमखंड, ये हिमखंड यहाँ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमखंड कहते हैं, हिमशैल कहते हैं। तो जो तैरता रहता है समुद्र में, ठीक इसी का विपरीत आप समझिए, इसी का विपरीत समझिए कि एक ये बहुत बड़ा सी आइस है, समुद्र का हिमखंड, ये पूरा हिमखंड, और इस हिमखंड में एक जगह यहाँ पे खुला हुआ है, एक जगह यहाँ पे खुला हुआ है, यानी चारों तरफ ये हिमखंड, इधर भी हिमखंड है, इधर भी हिमखंड है, और ये बीच में वाटर है, यानी तरल पानी है। तो इसको पोलेनिया, साधारणतः इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस हिम को आप स्थल खंड मान लें और इसको जल का स्रोत मान लें, तो जिस तरह से झील होता है उसी तरह से ये पोलेनिया होता है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ स्थल खंड है, वहां क्या है, ये चारों तरफ बर्फ है, और बर्फ किस पे है, ये समुद्र के अंदर है, ये समुद्र के अंदर है, तो ये समुद्र पे बर्फ है, और उस बर्फ के बीच में इस तरह का छिद्र जो बन जाता है, और ये छोटा छिद्र नहीं होता है, बड़ा छिद्र होता है, काफी बड़ा, इसमें एक स्टेट समा जाए, एक सिटी समा जाए, या आप देखें दिल्ली जैसे कई कई शहर समा जाए। तो इस प्रकार का जो ये होता है उसको पोलेनिया कहते हैं, उसको हम लोग पोलेनिया, ये पोलेनिया था। और इसी तरह से जो पोलेनिया देखा गया तो वो बैडन। अब सवाल यहाँ वैज्ञानिकों के बीच ये उठ रहा था कि आखिर ये पोलेनिया बनता कैसे। तो चलिए वो भी हम लोग देखें। तो 2017 में ये हुआ था, 2018-19 में वैज्ञानिकों के बीच हलचल मची कि भाई इस पहेली को हल करने का अच्छा मौका है, क्योंकि 2017 में ये देखा गया है। तो 2019 में जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे, वायुमंडलीय वैज्ञानिक डायना फ्रांसिस थी, इसके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, और असल में इन्होंने, जो फ्रांसिस थी, डायना थी, इन्होंने कहा कि ये एनामली, यानी ये विसंगति जो है वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा उत्पन्न गंभीर चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में बड़े बड़े चक्रवात बनते हैं,
उस चक्रवात के परिणाम स्वरूप जो है सो समुद्र का जो आइस है वो एक दूसरे में उसको खींचा जाता है, और खींचने से जहाँ चक्रवात का आंख होता है, वो आप जानते हैं जहाँ चक्रवात का आंख होता है वहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट होता है और वहाँ बहुत कम हवा होती है, वो गर्म होता है, तो वहाँ वो पोलेनिया बन जाता है और इसके कारण ये छिद्र उत्पन्न होता है। जैसे सपोज कीजिए ये चक्रवात बने और इसका आय हुआ, तो ये चारों तरफ बर्फ था, अब ये चक्रवात के कारण इधर गया इधर गया इधर गया और ये बीच में खाली हो गया, और ये आय के ये खाली हो गया। ये उनका सुझाव था, ये परिणाम नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी शोध जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप ये जान लें, जो कोई भी रिसर्च पेपर होता है तो पहले एक हाइपोथेसिस बनती है, फिर उसको जाकर फिर पे देखा जाता है कि हाइपोथेसिस सही है नहीं है। अगर सही हो गया तो वो थ्योरी बन जाता है, वो आपका रिसर्च बन जाता है, वो सामने आ जाता है। अगर नहीं हुआ तो वो थीसिस ही रह जाता है, वो आपका हाइपोथेसिस। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप उच्च कक्षा में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने ये छोटे छोटे वीडियो देते हैं जिसमें शोध किया हुआ बहुत सारे चीजें आपके सामने प्रस्तुत होता है। और खास करके यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो आप जानते हैं कि वो है तो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन जब आपका पीटी में क्वेश्चन पूछता है तो वो काफी दूर से पूछता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारे साथ बने रहे। तो ये इन्होंने दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो आय बनता है ये आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बनता है, और ये जो है आपको कहाँ है, सदर्न ओशन में, तो वहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन ही नहीं सकता है। तो फिर वैज्ञानिकों के बीच ये पहेली ही रह गई। फिर बाद में जाकर 2020 में नया अध्ययन आया, तो नया अध्ययन के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो चक्रवात कैसे बनता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप देख सकते हैं हिंदी में मैंने उसको बाजाबता एनिमेशन के साथ समझाया है कि किस तरह क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कितने टेम्परेचर चाहिए। अगर आप साधारण ओशन देखें या आप अंटार्कटिका के पास देखें तो वहां तो उतना टेम्परेचर है ही नहीं जो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन सके। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि आखिर रिसर्च में हुआ क्या, इसका नतीजा क्या निकला। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो था आकाश में अदृश्य वायुमंडलीय नदियां, तो एक नया अध्ययन आया, और ये अध्ययन जो आया तो बताया कि भाई ये जो बना पोलिनिया, इसका मेन कारण था एटमॉस्फेरिक रिवर, वायुमंडलीय नदियां। ये नदियां काफी अंदर तक जाता है, साउथ अफ्रीका से लेके अंटार्कटिका तक जाता है। तो ये काफी बड़ी नदियां होती है। तो ये देखिए एक नए अध्ययन में दूसरे पर प्रकाश डाला गया। एक तो वो था, फिर जो स्टडी सामने आया किस घटना से संबंधित योगदानकर्ताओं को अब एक अनदेखी गई गर्म नम हवा की वायुमंडलीय नदियां, जो अभी तक नहीं देखी गई थी, इसको सिर्फ सैटेलाइट से देखा जा सकता है, जिसका एनिमेशन हम आपको दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी भी आप लोग बहुत कम वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई चीज चाहिए या और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करें, ताकि हमारा चैनल और हम प्रोत्साहित हो सके और आपको अच्छे शोध, गुणवत्तापूर्ण शोध आपको हम प्रस्तुत कर सके। तो चलिए, तो ये जो खोजा गया वो था क्या, गर्म नम हवा की वायुमंडलीय नदियां, जो अब तक अनदेखी थी। तो नए शोध में उन्हीं की टीम थी, फ्रांसिस और उनकी टीम ने 70 के दशक से वापस, यानी वो देखा कि 73 में हुआ था, तो क्यों नहीं 70 के दशक से 2-3-4 साल का एटमॉस्फेरिक का जो सैटेलाइट डेटा है उसका एटमॉस्फेयर का देखे। तो विश्लेषण किया गया डेटा का, और फिर पाया कि ये आकाश की नदियां हैं, यानी आसमान में बहने वाली ये नदियां हैं, जो 1973 और 2017 के वेडल सी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात उसी के कारण ये हुआ था। दोनों घटनाओं से पहले के दिनों में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही ताकतवर मजबूत प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। जब सैटेलाइट इमेजरी देखा गया तो देखा गया कि 2017 और 1973
और 1974 और 72 के बीच में जो 2-3 साल था, उसमें वो आपको लगातार हवा की नदियां दिखाई दे रही थी। तो इस सैटेलाइट डेटा से ये एनालिसिस निकल के आया कि इसका मेन कारण ये था, क्योंकि इसमें क्या था, गर्म हवा की नदियां, तो गर्म मॉइस्ट एयर था वो वहां जाता था और वहां जाके वो छिद्र बनाने का काम करता था। तो ये आगे चलते हैं हम लोग, तो ये देखिए, ये जो डेटा है, ये डेटा 2017 अक्टूबर का लिया गया है। और ये देखिए, ये 2017 में जो अक्टूबर में, तो ये अक्टूबर 14 का है। ये देखिए 14 अक्टूबर 2017, ये देखिए, यही है, काफी मॉइस्ट होता है ये। अब ये देखिए, ये अफ्रीका का और ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ये आपको अलास्का है यहाँ पे, और ये आपका ये जापान यहाँ पे, ये सब। तो ये उसी तरह से ये देखिए, ये 17 अक्टूबर 2017 का है, ये 17 में देखने को मिला, और ये काफी किधर तक आ जाता है, अगर आप देखेंगे तो ब्राजील तक उस तरह से ये नदियां आती है। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये आपका ये कैलिफोर्निया है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए मैप जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो पर्यावरण के लिए दें, विज्ञान के लिए दें, या आप ज्योग्राफी में, या कोई भी कंपटीशन में मैप काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अब आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये किस तरह का चैनल है, किस तरह से, अगर आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक प्रतिष्ठित नागरिक बने, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप जानते हैं कि 40 से 45% जो है क्वेश्चन यूपीएससी में विज्ञान, पर्यावरण और तकनीक से, ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आपका शासन प्रशासन के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। और हमारे टीम में काफी अनुभवी शिक्षक मौजूद हैं, जो आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है। तो हमारे टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं और आप इजीली आईएएस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमारा नंबर भी आप हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। फिर भी हमारे इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल पे, उसी नंबर से आप जुड़ सकते हैं। तो ये थी हवा में अदृश्य नदियां, जो हवा की अदृश्य नदियां हैं, वायुमंडलीय नदियां हैं। इसका हम एक एनिमेशन भी आपको दिखाएंगे। तो ये अस्पष्ट प्रवाह जो था, अब आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली शोधकर्ताओं ने कहा कि वायुमंडलीय परिसंचरण जो था, वो जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका के तट से ध्रुव तक ये गर्म नम हवा का एक वेट पहुंचाया, जो एक नदी के समान थी। आप जानते हैं, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और यहीं से अंटार्कटिका शुरू हो जाता है, या अंटार्कटिका है। तो यहाँ वेडल सी के पास ये साउदर्न ओशन का एरिया आता है। तो ये वायुमंडलीय नदियां जो था, वो इस तरह से साउथ अमेरिका, और यहाँ आके इसको छीन, तो इस तरह से, तो इसी के कारण ये फेडरल कॉलोनिया बना था, जो 1973 में बना, और फिर फाइनली 2017 में। तो वायुमंडलीय नदियां भी तूफान को अधिक तीव्र बनाती है। अब ये वायुमंडलीय नदियां जो है, ये जो उसमें मॉइस्ट एयर होता है और वार्म होता है, इसलिए ये तूफान जो होता है, जो स्टॉर्म होता है, उसको और इंटेंस कर देता है, और काफी वाष्प, और इसलिए अधिक जलवाष्प उसको प्रदान। इसी तरह देखें तो अब ये जो नया शोध आया है, ये नया रिसर्च है, इसका महत्व क्या है? अब इसका महत्व ये है कि इससे हमको जो नया शोध आया है, इससे जो ये विशाल छेद है, ये किस तरह से प्रकट हुआ, यह हमारे समझ को व्यापक करता है। पहले हम ये सोचते थे, या पहले हम लोगों का ये भाव धारणा था कि चक्रवातों के कारण होता है, लेकिन सोचने वाली बात है, जो कटिबंधीय चक्रवात है जिसमें आई होता है, वो आपको उतना साउथ तक नहीं जा सकता है, क्योंकि जो
सब ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें आई नहीं बनता है, ये अंतर है। अब सब ट्रॉपिकल साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी अंतर इत्यादि पे भी हम स्पष्ट करके आपको वीडियो बनाएंगे, स्पष्टीकरण क्लास देंगे, जिससे आप विज्ञान, पर्यावरण और भूगोल से रिलेटेड कोई भी टर्म होगा वो काफी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि लिखा हुआ पढ़ा हुआ आपका भूल सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ होता है, जो एनिमेशन के साथ होता है, वो आपको ठीक है। तो इसीलिए हम एनिमेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। तो ये जो क्षेत्र था इसमें वायुमंडलीय नदियां और चक्रवात दोनों को देखते हुए अगर हम देखें कि ये वायुमंडलीय नदियां या चक्रवात की इंटेंसिटी जिस तरह से बढ़ रही है, या अब देखें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सब ट्रॉपिकल की तरफ भी जा सकता है या जा रहा है। वजह ये है कि गर्म होने से जो है हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जिसको कहते हैं, इसकी गंभीरता को भी समझने में इस शोध से मदद मिलेगी, इसलिए इस शोध का काफी महत्व है। उसी तरह ये नया शोध को अगर आप पढ़ना चाहें या कोई भी और जानना चाहें तो साइंस एडवांसेस में छपा है और इसका जो मूल स्रोत है वो हमारे ब्लॉग पे। तो हमारे ब्लॉग भी सेम इसी नाम से है, आप ब्लॉग में जाके हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उस ब्लॉग में इसका मूल स्रोत भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो काफी ऑथेंटिक होती है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, खास करके हिंदी में तो नहीं। तो चलिए अब हम आगे इसका एनिमेशन देखेंगे और ये देखिए, तो ये वायुमंडलीय नदी का ये आपका एनिमेशन, ये आप ये यहां से अब गया, ये देखिए ये आपका क्या है, ये हवाई द्वीप है, ये पूरा हवाई द्वीप का है और इधर से ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक। तो ये देखिए तो इस तरह से जो सैटेलाइट का डेटा होता है उसमें ये आप कभी आपको काफी इंटेंस दिखेगा, कभी कम दिखेगा। तो ये वायुमंडलीय नदियां है। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे है, जैसा कि हम आपको बताया कि हर वो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी से इस तरह के प्रश्न इससे आ सकते हैं और इस तरह से आते रहे पिछले अब विगत वर्षों का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। वायुमंडलीय नदियां तूफान को अधिक तीव्र बनाती हैं क्योंकि वे अधिक जलवाष्प प्रदान करती हैं। ये एक कथन है। दूसरा कथन है, वायुमंडलीय नदियां पृथ्वी के वायुमंडल की ठंडी नम हवाएं यानी नम हवाएं। तो ये दो आपका स्टेटमेंट है। अब इसका उत्तर आ दीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अगर आप देखें, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारे जूम क्लास में मिले, जिससे हम ये क्वेश्चन सेट भी आपको दे सकते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना शेयर हो सके कर सके, जितने भी ग्रुप है उस पर शेयर करें। और देखिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत और करें, आप लोगों ने बहुत कोशिश किया है, बहुत मदद किया है, अभी तक इतनी जल्दी 2-3 महीने के अंदर 145 सब्सक्राइबर हो चुका है मेरा। तो अब सिर्फ आपका 355 आपका सब्सक्राइबर बचता है 500, तो इसको भी जल्दी से जल्दी आप लोग लक्ष्य बना के आप लोग पूरा करवाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी 500 होएगा, फिर हम आपको नेटिंग क्लास देंगे और फिर आपको बताएंगे हवाईयन आइलैंड के बारे में, हर जगह में कौन सी नया चीजें, क्या चीजें जो पूछा जा सकता है कंपटीशन में, खास करके जीके के कंपटीशन, जीएस के कंपटीशन। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला सेक्शन है
पिछले प्रश्न का उत्तर, तो चलिए देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। मार्स बेस अल्फा एलन मॉस, लूनर कैटलिस्ट जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन CNSA, लूनर गेटवे NASA अर्थात नासा। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 4, 1, 2 और 4, 1 और 4, उपरोक्त सभी। तो अब देखें, मार्स बेस अल्फा ये बिल्कुल सही है, ये एलन मस्क ने कहा था। कब कहा था? ये 2028 तक ये भेजेगा। कहा? मंगल पर। ठीक। लूनर कैटलिस्ट, ये लूनर कैटलिस्ट जो था बेसिकली आपको मैंने बताया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, खास करके हीलियम के लिए बनाया गया है। ये जेफ बेजोस का नहीं है, ये गलत है। किसका था? नासा का ही, ये नासा का ही। अब ये ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन CNSA, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो था ये जेफ बेजोस का, ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस का, जिसमें चंद्रमा के अस्थायी मानव निवास का जगह बनाने की बात कही जा रही है, अर्थात चांद पे घर बनाने। ठीक है। चौथा जो है वो है लूनर गेटवे और नासा, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 4 बिल्कुल सही है, तो केवल 4 गलत है। 1, 2 और 4, क्योंकि 2 गलत है इसीलिए ये भी गलत हो गया। 1 और 4 बिल्कुल सही है, और उपरोक्त सभी ये होगा ही नहीं। तो आपका उत्तर हो गया सी। इसका उत्तर देखिए, तो इसका उत्तर हो गया आपका, उत्तर हो गया आपका। तो चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो, आकाश में अदृश्य हवा की नदियां। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले हफ्ते में, अर्थात फिर हम आपको हिंदी में जो वीडियो आएगा मंगल में आएगा और सोमवार को भी आएगा। तो आप जानते हैं कि हफ्ते में हम 4 दिन वीडियो देते हैं, और ये सुबह 8 बजे आपको मिल जाता है। और फिर ये वीडियो का एक 45 वीडियो का सीरीज है, और इस 45 वीडियो में से तकरीबन आपको 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। भले ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम ना पूछे, लेकिन जो मैंने टॉपिक दिया है उससे अवश्य क्वेश्चन आपका आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें आपको पीटी में 2 चीज पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक, करंट अफेयर्स पे अवेयरनेस कि आप कितने अवेयर, दूसरा सिंसियर, ये जो आपको हम बता रहे हैं कितने सिंसियर, गंभीरता पूर्वक आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, गंभीरता पूर्वक आप उसको स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी पे आपका दावा होता है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो कभी पीटी नहीं देंगे, अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, मेहनत से तैयारी करेंगे, तो आपके पीटी में कोई रोक भी नहीं सकता। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।